जय हिंद दोस्तों। ये साल था 24 दिसंबर 1999। नेपाल की राजधानी काठमांडू से नई दिल्ली के लिए जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट IC814 को हाईजैक किया जाना था। साथियों, इस विमान में बैठे 1 से 90 यात्रियों को ये बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आगे जाकर यह विमान हाईजैक होने वाला है। इस विमान के अंदर ऑलरेडी 5 हाईजैकर्स बैठ चुके हैं। साथियों, यह विमान जैसे ही भारतीय सीमा क्षेत्र में पहुंचा, इस विमान को जो है पिस्तौल की दम पर गाइड किया गया कि अब आपको नई दिल्ली न जाकर पश्चिम की ओर जाना है, यानी कि पाकिस्तान की ओर जाना है। कैप्टन देवी सरन जो कि फ्लाइट के पायलट थे, उनके कान पर पिस्तौल तान दी गई और ये कहा गया अब आपको ये विमान पाकिस्तान की ओर मोड़ना है। लेकिन साथियों, लाहौर तक तो यह विमान पहुंच गया, लेकिन इसमें इतना ईंधन नहीं था कि हाईजैकर्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। साथियों, कैप्टन देवी सरन जो कि फ्लाइट पायलट थे, उनकी रिक्वेस्ट पर इस विमान को जो है वापस भारत की ओर मुड़वाया गया और अमृतसर में इसको रिफ्यूल करने की रिक्वेस्ट की गई। अमृतसर की जगमगाती लाइटों में इस प्लेन को लैंड किया जाता है। अब साथियों, इसकी खबर जो है हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी लग गई थी कि हमारा विमान जो है हाईजैक हो चुका है। अगले 40 से 45 मिनट तक, यानी कि शाम 7 बजे के आसपास से लेकर पौने 8 बजे तक यह विमान जो है अमृतसर के एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। भारत की सरकार के बड़े मिसकम्युनिकेशन के कारण साथियों, हम इस विमान को रोकने में असफल रहे। हालांकि हमने इसको रिफ्यूल नहीं किया, इसमें ईंधन नहीं भरा, और जब आतंकवादियों ने बहुत ज़्यादा जो है दबाव डाला हमारे पायलट पर, तो साथियों पायलट ने इस विमान को उड़ाने के लिए राजी होना पड़ा। साथियों, क्योंकि विमान में एक के बाद एक लोगों की हत्या कर रहे थे, उसमें एक रुपेन कटियाल थे जिनकी हत्या जो आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई थी। ऐसी मजबूरी में साथियों हमारे फ्लाइट पायलट को विमान उड़ाना पड़ा। अब साथियों, जैसे ही 8 बजे के तकरीबन, अमृतसर से लाहौर बहुत ही पास में है पाकिस्तान का, तो लाहौर में जैसे ही विमान पहुंचा, वहाँ के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसने जो है रेडार की लाइटें साथियों बंद कर दी लाहौर की। अब साथियों, हमारा जहाज उधर नहीं उतर सकता था। ऐसे में साथियों, हमारे पायलट ने भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से ये अनुरोध किया, ये रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की सरकार को मनाइए, नहीं तो वी आर ऑल डाइंग, हम सब मरने जा रहे हैं। साथियों, भारत सरकार की तमाम रिक्वेस्ट के बावजूद भी लाहौर में जो है लाइटें चालू नहीं की गई। साथियों, फिर हमारे पायलट ने जो है अंतिम रूप से लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कहा कि हम जो है क्रैश लैंडिंग आपके हाईवे पर करने जा रहे हैं। हम तो 200 लोग मरेंगे, इसमें आपके लगभग हजारों लोग हाईवे पर मारे जाएंगे। ऐसे में जब लाहौर की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि जो है क्रैश लैंडिंग इस जहाज की होने जा रही है, तो उन्होंने लाइटें चालू कर दी और यह जहाज लगभग 8:30 पौने 9 के तकरीबन जो है लाहौर की एयरपोर्ट पर उसी रात को उतर गया। हालांकि पाकिस्तान ने इसमें रिफ्यूल कर दिया, इसमें जहाज में जो है ईंधन डाल दिया, लेकिन इसको 1 मिनट भी ज़्यादा देर वहाँ पर खड़े नहीं होने दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मैसेज देना चाहता था कि इसमें पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं है, जबकि पूरा खेल ये रचा रचाया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का था। साथियों, यह प्लेन रिफ्यूल होकर लाहौर से उड़ता है, लेकिन अब ये कंधार जाना था अफगानिस्तान में। कंधार में रात को फ्लाइट उतरने की व्यवस्था नहीं थी। अब साथियों, उन्होंने दुबई की ओर इस जहाज को ले गए। दुबई में जैसे ही ये जहाज उतरा तो फिर से ईंधन की कमी पड़ी। साथियों, दुबई में जो UAE की गवर्नमेंट थी, उसने ये शर्त लगाई कि आपको महिला और बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम इसमें रिफ्यूल करेंगे, तभी हम इसमें जो है ईंधन डालेंगे। दुबई की सरकार की रिक्वेस्ट पर उन्होंने 26 महिला और बच्चों को साथियों उस जहाज से जो है उतार दिया। अगले दिन 26 दिसंबर 1999 को साथियों यह जहाज 8:10 पर सुबह कांधार में लैंड करता है। 24 दिसंबर को हाईजैक हुआ जहाज 26 दिसंबर को कांधार में पहुंचता है। अगले 7 दिन के लिए यह जहाज कांधार में ही रुकने वाला था। जैसे ही साथियों भारत में इसकी जानकारी पूरे देश में फैली, पूरे देश में हाहाकार मच गया कि हमारा जो है IC814 नामक विमान हाईजैक हो चुका है। जो फ्लाइट में बैठे लोग थे, उनके परिजन बुरी तरीके से हमारी गवर्नमेंट पर, खासकर प्रधानमंत्री आवास पर, पार्लियामेंट को घेराव कर रहे थे और पूरी तरीके से सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि यदि आपको कश्मीर भी देना पड़े तो दो, हमें हमारे लोग सुरक्षित चाहिए। साथियों, ऐसी स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार दबाव में आ गई और उन्होंने अगले ही दिन 27 दिसंबर 1999 को
एक डेलीगेशन कांधार में भेजा कि जाओ आप आतंकवादियों से बात करके आओ, उनकी डिमांडें क्या हैं। तो साथियों डेलीगेशन कंधार में जाता है 27 दिसंबर को। जो डेलीगेशन गया था उसमें साथियों हमारे तत्कालीन गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू थे, आज के हमारे एनएसए अजीत डोभाल थे, और साथियों तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री जसवंत सिंह थे। उस डेलीगेशन में साथियों जो ये सभी लोग जैसे ही कंधार पहुंचते हैं, इनके सामने आतंकवादियों द्वारा 38 मांगों का चिट्ठा रखा जाता है, जिसमें से 35 मांगें तो ये थी कि भारत में विभिन्न जेलों में अलग अलग बंद 35 आतंकवादियों को छोड़ा जाए जो छोटे मोटे आतंकवादी थे। तो अजीत डोभाल ने किसी भी तरीके से तालिबान से कोऑर्डिनेट किया और कहा कि इतनी जल्दी हमें ढूंढना उन आतंकवादियों को मुश्किल है, इसलिए इस मांग को आप नज़रअंदाज करें। तो ये मांग आतंकवादियों ने इग्नोर कर दी। अब साथियों जो 35वीं मांग थी वो थी, आतंकवादियों ने दबाव डाला कि $200 बिलियन हमें रुपए चाहिए। $200 मिलियन यानी कि 1650 करोड़ भारत के। साथियों अजीत डोभाल ने कहा कि इस्लाम में पैसा लेना तो हराम है, ये तालिबान के माध्यम से कहलवाया और आपको ये पैसे नहीं लेने चाहिए। आतंकवादी इस बात पर भी राजी हो गए कि ठीक है हम ये फिरौती भी नहीं लेंगे। अब साथियों एक मुख्य बिंदु उन्होंने और रखा कि भारत की किसी जेल में सज्जाद अफगानी की कब्र थी, जो कि हरकत उल मुजाहिदीन का बड़ा आतंकवादी था। उसकी कब्र में जो है इस लाश को निकाल के उन्हें वापस सौंपना था। लेकिन साथियों अजीत डोभाल बड़े चतुर खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम में कब्र से जो है लाश को निकालना एक पाप है, इसलिए इस मांग को भी आप इग्नोर करें। ये मांग भी मान ली जाती है। अब साथियों लास्ट 38वीं मांग थी, उस पर आतंकवादी अड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हमें मसूद अजहर और उसके 2 साथी चाहिए जो कि कश्मीर की जेल में बंद हैं। साथियों जो यही मुख्य मांग थी 38वीं थी, इसी पर आतंकवादी अड़े हुए थे, क्योंकि एक्चुअली उनका उद्देश्य ही IC-814 को किडनैपिंग का ये था कि किसी भी तरीके से मसूद अजहर जो है हमें मिल जाए। साथियों मसूद अजहर को देने के लिए भारत की सरकार राजी हो जाती है। 31 दिसंबर 1999 को हम जो है मसूद अजहर को ले जाकर कांधार में छोड़ देते हैं और बदले में हमारे 190 यात्री वापस हमें मिल जाते हैं, जिसमें एक यात्री की मृत्यु हो चुकी थी जिनका नाम रुपेन कटियाल था। 189 यात्री हमको सकुशल वापस मिल जाते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा पर साथियों इन सभी लोगों का स्वागत होता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल पीछे रह गया वो ये था, हालांकि जो 200 लोग थे जिनके परिवार के लोग थे वो बड़े खुश थे, लेकिन भारत के एक बड़े तबके में गुस्सा था। गुस्सा इस बात का था कि आखिर हम 190 लोगों की कुर्बानी नहीं दे सके। हमने मसूद अजहर जैसा दुर्दांत और खूंखार आतंकवादी साथियों उस सुबह छोड़ दिया 31 दिसंबर की सुबह। यदि हम चाहते तो 190 लोगों की कुर्बानी दे देते, या हम अमृतसर एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन बिठाकर हमें किसी भी तरीके से वो विमान रोकना था। साथियों हमने मसूद अजहर छोड़ा, जिसने बाद में जाकर जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। उसके अंडर में हजारों आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं। भावलपुर में उसका हेडक्वार्टर है। साथियों उसने लंबे समय तक कश्मीर इंसर्जेंसी को जन्म दिया। कश्मीर में हमारे हजारों फौजी उसके हाथों या उसके आतंकवादियों के हाथों मारे गए। हमारी मसूद अजहर को छोड़ने की बड़ी चूक थी। साथियों क्या हम 200 अमीर बाप की औलादों को छोड़ने में जो है इतने समर्थ हो गए कि हमने कई फौजियों की कुर्बानी को भुला दिया। हमें मसूद अजहर को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए था। आगे जाकर उसने पार्लियामेंट अटैक किया 2001 में, और साथियों जो पहलगांव का जो ताज़ा हमला हुआ था उसमें भी मसूद अजहर का याद था। बड़ा और खूंखार आतंकवादी है साथियों। हालांकि ये बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भावलपुर के अंदर उसके हेडक्वार्टर में जो 14 लोग मारे गए थे उसमें मसूद अजहर भी मारा जा चुका है। हालांकि ये दावा ये कितना सत्य कह नहीं सकते। उस आतंकवादी को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए था। ये भारत सरकार की उस समय बड़ी चूक हुई थी। तो साथियों ये थी IC-814 की किडनैपिंग की पूरी कहानी जो हमने आपको समझाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।